नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक मुलाकात नेताजी के साथ के एक नए संस्करण में। आज के हमारे मेहमान हैं कौशलेश द्विवेदी जी, जिन्होंने कांग्रेस को एक नई पहचान दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी मैं हृदय से नववर्ष की शुभकामना देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से करता हूं। नेताजी, हमारा आपसे ये सवाल है कि आप राजनीति में कैसे उतरे और किन किन पदों पे रहे? राजनीति में विद्यार्थी जीवन से ही हमारा राजनीति में जो रुझान था और एनयूसीआई सेवा दल यूथ कांग्रेस के माध्यम से मैं राजनीति करता रहा। छात्र संघ का भी चुनाव लड़ा, उसमें भी उस समय के छात्रों द्वारा मुझे समर्थन दिया गया। मैं चाघाट नेहरू स्मारक महाविद्यालय में 79-80 में छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया था। इसी बीच में रीवा जिले के कद्दावर नेता सूर्य श्रीनिवास तिवारी जी सन 1977 में 64 विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ने के लिए आए और उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। हम उनके साथ रहे, वो हमेशा आशीर्वाद में देते रहे और स्नेह स्नेह करके मुझे कांग्रेस के विभिन्न पदों पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मैं रहा 10 वर्षों तक, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रहा और प्रदेश वर्किंग कमेटी जो महत्वपूर्ण कमेटी कांग्रेस पार्टी की होती है उस कार्य समिति का भी मैं मेंबर रहा। सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से भी हम सहकारिता के क्षेत्र में कई पदों पर रहे। भूमि विकास बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में संचालक मंडल के रूप में मैंने 10 वर्ष काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि होने के कारण मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का कार्य समिति का सदस्य भी निर्वाचित हुआ था। मुझे ग्रेजुएट कोटे से चुनाव लड़ने का मौका मिला, उसमें हम निर्वाचित हुए, कार्य समिति का प्रतिनिधित्व किए। वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के पद पर पिछले विगत 5 वर्षों से काम कर रहा हूं और इसी बीच में 1998 और 2008 में मुझे विधानसभा चुनाव भी लड़ने का मौका मिला। उसके पहले मैं जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य भी रहा हूँ। इस तरह से राजनीति में मैं काम करता रहा। पब्लिक का भी स्नेह मिला और जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने इस क्षेत्र के विकास के सिलसिले में, आम आदमी के ज़रूरतों के सिलसिले में जो हमारे पास आते रहे उनकी मैं मदद करता रहा। मेरा रहा है। ये दूसरा सवाल हमारा ये है कि त्योंथर में दादा के समय में आपको राजनीतिक मंत्री कहा जाता था, तो ये कैसे और इसको किस तरह से आप समझा पाएंगे? ये लोगों की स्वयं की बात रही है। कोई पद इस तरह से मेरे पास नहीं था कि मैं मंत्री था। ये बात सही है कि स्वर्गीय सूर्य श्रीनिवास तिवारी जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त था और उनकी इच्छा के अनुसार मैं इस क्षेत्र के लोगों की बात उन तक पहुंचाता था और समस्याओं के निराकरण के लिए मैं उनसे कहता था और लोगों के काम होते थे। तो लोगों को ये भी कह सकते हैं कि कोई टांट की वजह से मुझे मंत्री कहता रहा या किन्हीं कारणों से ये बातें बहुत मेरे सामने तो आई नहीं। आपको कहाँ से पता चला, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अगला सवाल हमारा ये है नेताजी आपसे, आगामी चुनाव को देखते हुए
त्योंथर तहसील की ही बात की जाए तो यहाँ कई दावेदार दिख रहे हैं जो बताते हैं कि हमारी इनसे बात हुई है, उनसे बात हुई है, हम टिकट ले रहे हैं। तो इसको आप किस तरह समझाएंगे कि क्या हो रहा है, राजनीति कहाँ जा रही है? ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में हर पात्र व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और कोशिश भी लोग करते हैं, करना भी चाहिए। और जब ज़्यादा लोग रहते हैं उसी में से छांट करके एक अच्छे उम्मीदवार का चयन होता है। अब कौन कौन उम्मीदवार हैं ये बहुत तुम्हारे जानकारी में नहीं है। मैं 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो ये अतिशयोक्ति भी हो सकती है कि मुझे एक भी बार टिकट के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ा और नवद में भोपाल गया। दोनों बार टिकट मुझे मेरे घर पे ही आई। तो जो काम करने वाले लोग हैं, केवल चुनाव के लिए कोई प्रयास कर रहा है तो दीगर है। ये तो किसी ने पार्टी का काम किया है, जनता के बीच में काम किया है। ये बात जब जनता से उठ के ऊपर जाती है तो पार्टियां उसी को ही उम्मीदवार बनाती हैं। मतलब कुल मिला के सर्वे ही आधार होगा। एक आधार है। कमलनाथ जी का तो कॉन्सेप्ट ही है कि वो सर्वे के आधार पे ही टिकट देते हैं। पिछले भी विधानसभा में करीब करीब ऐसा ही हुआ था। और जितने नगर पालिका के हुए या कोई भी चुनाव छोटे मोटे हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उनमें सर्वे को उन्होंने प्राथमिकता दिया है। और जो जनता के बीच से जनता की आवाज़ जिसके साथ खड़ी होगी वही विधायक चुनाव जीत सकता है, वही नेता बन सकता है। अगला सवाल मेरा ये है, हाल ही में कमांडो अरुण गौतम जेल से रिहा हुए हैं और उनसे आप लोगों की मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात को लेकर जनता कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ रही है। क्या उम्मीदवारी उनके नाम की भी हो सकती है? देखिए, अरुण गौतम के खिलाफ जब मुकदमा कायम हुआ और जब मेरी जानकारी में आया, मैं उसमें रीवा में था या भोपाल में था, कुछ कहने याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मुझे जानकारी मिली और मैंने अपने सूत्रों से पता लगाने की कोशिश की तो ये बात उभर के सामने आई कि जिस ताबड़तोड़ तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का भी एक हिस्सा हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में किया है, लेकिन राजनीति में काम करने वाले लोगों में से मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस गिरफ्तारी और मुकदमा के खिलाफ मैंने सोशल मीडिया में लिखा था। अरुण गौतम 4-5 महीने बाद छूट के आए, उस समय भी उनको जानकारी मिली रही होगी या आने के बाद मिली होगी कि हमने उनके बारे में कुछ लिखा था। तो सामान्य कटसी जिसको कहते हैं, औपचारिक रूप से मुलाकात करने मेरे घर पे वो आए थे छूटने के बाद। दुर्भाग्यवश मैं उस दिन रीवा में था। बात हुई, उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की। कल संयोग से मैं प्रयागराज गंगा स्नान करने गया था और दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी जी भी आ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे बात किया तो मैंने कहा मैं अरुण गौतम के यहाँ चल रहा हूँ, आप भी आइए और चलते हैं। सामान्य रूप से हम लोग अनौपचारिक रूप से उनसे मुलाकात करने गए थे और मुलाकात में बहुत सारी बातें आईं। चर चुनाव का जहाँ तक सवाल है तो ये तो अरुण गौतम ही जानेंगे, मुझे उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है कि कोई विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। और न तो हम राजनीतिक रूप से उनसे मिलने गए थे, केवल सामान्य सामाजिक शिष्टाचार की वजह से हम उनसे मुलाकात करने गए थे। तो हमारी सौजन्यपूर्ण तरीके से उनसे मुलाकात हुई। और यदि कोई आगे आना चाहते हैं तो उनको अपने हिम्मत के आधार पर आगे काम करना चाहिए। एक सवाल और था, त्योंथर में जो विकास की गंगा बह रही है, या ये कह लें त्योंथर जिस विकास की राह पर है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं?
देखिए, अब आजकल जो विकास की गंगा बहने की बात कह रहे हैं लोग, तो मुझे तो ये मतलब मजाक लगता है कि कोई विकास पुरुष जो यहाँ के बने होंगे उनके को लेकर के मजाक है। आज किसान परेशान है आवारा पशुओं से, आम आदमी परेशान है महंगाई से, पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, बेरोजगार है। हर आदमी महंगाई से त्रस्त है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शिक्षण संस्थाओं की स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। और वर्तमान सरकार जो प्रदेश में है वो तो हमको ऐसा लगता है कि शिशु मंदिर को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी स्कूलों को तोड़ना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में गांव-गांव शिशु मंदिर का कॉन्सेप्ट वो तैयार कर रहे हैं और अपने वर्कर तैयार कर रहे हैं। उसकी वजह से आम आदमी जो गरीब है, जो फीस नहीं दे सकता, पढ़ना चाहता है, वो उसके लिए शिक्षा बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। मतलब विकास के नाम पर यहाँ पे भाई सपोज कीजिए विकास क्या कहलाता है। यदि पिताजी ने मेरे कोई मकान बनाया, उसमें दरार आ गई या कपड़े टूट गए, उसका छाजन मैंने करा लिया या छत डलवा दिया या दरार को पाट दिया, ये विकास नहीं है। रोड कोई नई रोड है आपने बना के हमको दिया है, कोई नया विद्यालय हमको बना के आपने दिया है, ITI दिया है, या कोई इस तरह जिसमें रोजगार सृजित होते हैं, इस तरह की संस्थाओं का अभाव त्योंतर में पूरी तरह से है। आज जरूरत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 साल की बात, 1.25 साल की बात छोड़ दें कमलनाथ की, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। और जब चुनाव आएगा तब कहीं न कहीं कोई नया सगुफा कि हम महंगाई कम कर देंगे, कुछ कर देंगे। आप स्वयं ये सोचें कि बगल में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 10 रुपये लीटर सस्ता डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, हमारे यहाँ क्यों महंगा मिल रहा है। मतलब एक तरह से डीजल पेट्रोल के नाम पर लोगों का शोषण जो प्रदेश सरकार कर रही है, वैट लगा करके, टैक्स लगा करके, उससे आम उपभोक्ता परेशान है। और यहाँ का जो उपभोक्ता है वो लूटा जा रहा है। तो यदि वन नेशन वन मार्केट की बात उन्होंने कही थी, भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, तो क्या रीवा जिला या मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के बाहर है या उत्तर प्रदेश बाहर है? उत्तर प्रदेश में दूसरा रेट है, मध्य प्रदेश में दूसरा रेट है, महाराष्ट्र में दूसरा है, छत्तीसगढ़ में तीसरा चौथा है। इसलिए ये देश में जगह जगह पर अपने अपने हिसाब से टैक्सों का रोपण करके लोगों का शोषण हो रहा है। विकास के नाम पर केवल छलावा है, विकास नहीं हो रहा है। कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक बात तय की थी कि आवारा पशुओं के रख रखाव के लिए हम पंचायत स्तर में गौशाला का निर्माण करेंगे, उसका बजट देंगे, वहाँ काम करने वाले लोगों को देंगे, घास और चारा पानी का इंतजाम करेंगे। और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई थी। आपके बगल में ही सोनोरी में बना, बरेठी में बना, पनासी में, चंदपुर में बना, बड़ा गांव में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही, जैसे ही कमलनाथ की सरकार गई, इस काम को टोटली बंद कर दिया गया। और उसका बजट जो है वो पहले 50 रुपये प्रतिमावेशी था, आज वो आकर के 8 रुपये प्रतिमावेशी हो गया है। एक तो है ही नहीं, और जहाँ है उसका बजट बहुत उन्होंने कम कर दिया है। इसकी वजह से किसान दिन रात परेशान रहता है, उसकी फसल खराब हो रही है और जीविका जा रही है। बिजली की समस्या आप देख रहे हैं कि बिजली जब किसान मोटर चालू करके आएगा और थोड़ा सा बैठ जाएगा दूसरी जगह, तब तक बिजली गोल। तो सिंचाई के लिए लोग परेशान हैं, बिजली के बिल अंधाधुंध लिए जा रहे हैं। तो विकास तो एक तरह से मजाक सिद्ध हो रहा है। गरीबों को जो उन्होंने उज्ज्वला योजना दी, गैस सिलेंडर दिया, कोई भी गैस सिलेंडर दोबारा किसी व्यक्ति ने कभी नहीं भराया। आप स्वयं जाके उनके घरों में देखें, किसी कोने में वो पड़ा हुआ है, जंग खा रहा है। महंगा होने की वजह से कोई उसको नहीं भरा पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास में आपको पहले याद होगा कि इंदिरा आवास योजना चला करती थी। इंदिरा आवास योजना में 87,000 रुपये पर हितग्राही को देते थे। कब देते थे? जब 50 रुपये में लेबर था।
₹50 ट्राली रेता थी, ₹100 ट्राली गिट्टी थी, ₹150 बोरी सीमेंट थी, हैं? और 2,000-2,500 क्विंटल की सरिया हुआ करती थी, लोहा। तो वो और आज हम दे रहे हैं 1,35,000, लेकिन सीमेंट हो गई 400 से ऊपर, गिट्टी आपकी 5,000 में मिलेगी, रेता आपको 2,500 में मिलेगी, लेबर आपको ₹500 में मिलेगा। तो इस तरह से तो जितने लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है, सभी के सभी कर्जदार हो गए, उनका घर नहीं बन पाया। इसलिए विकास का नाम लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। देश में नफरत का वातावरण पैदा हो रहा है, हर वर्ग एक दूसरे से लड़ रहा है, और वो लड़ाई केवल राजनीतिक फायदे के लिए लड़ाई जा रही है। कोई उन व्यक्तियों को नहीं, न हिंदू को जो मुसलमान से लड़ा, न हिंदुओं का कोई फायदा नहीं, न मुसलमान का कोई उससे नुकसान। ये केवल अपने फायदे के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं और देश को एक तरह से गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरी देश की चौपट हो चुकी है। केवल 2 आदमी, 4 आदमी जो देश के बड़े पूंजीपति हैं, उनके पास हिंदुस्तान की 80% पूंजी चली जा रही है। वो 20% में पूरा हिंदुस्तान मर रहा है। सरकारी आंकड़ा आया है कि इस हिंदुस्तान में ₹20 पर डे खर्च करने की औकात कुछ लोगों में नहीं है। देश की आय और अर्थव्यवस्था की ये पोजीशन है। और कोई आपको दूसरी बात करना हो, विकास तो केवल एक छलावा है। जी, मैं अगले सवाल पे जाता हूँ। एक आरोप आप पे लगता रहा है, कई बार हमने भी सुना, शायद आपने भी सुना होगा, कि सरपंचों के या चुनाव लड़ने के पहले जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके पर्चे आप खारिज करा दिया करते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? अब उदाहरण तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया हो कि मैंने किसी का पर्चा खारिज कराया। मैं स्वयं चुनाव लड़ा था, स्वयं सरपंची का, और मेरे खिलाफ भी 3-4 लोग लड़े थे। सन 1993 में मेरे बड़े भाई चुनाव लड़े थे, उस समय भी 4-5 लोग चुनाव लड़े थे। जब मैं अपने लिए नहीं किसी का पर्चा खारिज करा सका, तो दीगर का पर्चा मैं क्यों खारिज कराऊंगा? यदि आपके पास कोई उदाहरण हो इस तरह का, तो आप बता सकते हैं कि फला का आपने पर्चा खारिज करा दिए। नहीं, ये सुनी सुनाई बातें हैं। ये सब सुनी सुनाई बात है, किसी को बदनाम करने के लिए लोग करते हैं। मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ा था सरपंची का, मैं चुनाव हार गया था, पर्चा नहीं खारिज कराया। वार्ड मेंबरी का, पहले वार्ड मेंबर से चुनाव होते थे, ऐसा तो नहीं था। खैर, पोजीशन हमारी होती तो मैं अपने को निर्विरोध करा लेता। खैर, हो गया, छोड़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला सवाल हमारा ये है नेताजी आपसे कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस आधार पे और किसको टिकट देगी? क्या इस ओर कोई इशारा करेंगे आप? भाई, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी सार्वजनिक रूप से और पार्टी मीटिंगों में ये बात कह चुके हैं कि मैं हर विधानसभा में जो भी उम्मीदवार अपने आप को विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, मैं उसका सर्वे कराऊंगा और पब्लिक से जो नाम छन के आएगा, जो उपयुक्त माना जाएगा, उसे ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। और मांगने को तो सब मांगते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और मांग करके अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनके नाम पर भी सर्वे होगा। सर्वे में जो नाम आएगा उसको टिकट मिलेगा। कुल मिला के इस बार सर्वे ही आधार माना जाएगा टिकट का। अभी तक तो जो हुआ है, कोई अपवाद स्वरूप कोई ऐसी बात हो गई तो अलग बात है कि कोई आज आवेदन नहीं कर रहा है और ऐन वक्त पर ऐसा लगता है कि इसको यहाँ उम्मीदवार बना करके चुनाव जीता जा सकता है, तो अपवाद स्वरूप उसको मिल सकता है। लेकिन अमूमन कमलनाथ जी सर्वे करा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो सर्वे से जो नाम सामने आएगा उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी टिकट की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोगों ने अभी सुना कौशलेश द्विवेदी जी को। हमारा आपसे ये कहना है
एक मुलाकात नेताजी के साथ को लेकर या आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई शिकायत या सुझाव, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, CK मिश्रा के साथ बिंद हिलट के लिए।